भारतीय काव्यशास्त्र में काव्यात्मा से संबंधित चर्चाओं के अंतर्गत प्रस्तुत जो 6 संप्रदाय हैं उनमें अंतिम संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय। 11वीं शताब्दी तक काव्यशास्त्र में रस, अलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति ये 5 संप्रदाय लब्ध प्रतिष्ठ हो चुके थे। इनमें औचित्यवाद ने समन्वय का कार्य किया। रस, अलंकार आदि सभी का महत्व है जब तक वे औचित्यपूर्ण होते हैं। यही औचित्य संप्रदाय का मूल सिद्धांत है। वस्तुतः औचित्य काव्यांगों के स्वाभाविक एवं संतुलित पारस्परिक योग में निहित है। इस स्वाभाविकता पर ही काव्य का वास्तविक सौंदर्य अधिष्ठित है। इसी कारण क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का सर्वप्रमुख तत्व माना। क्षेमेंद्र के पूर्व जिन जिन आचार्यों ने औचित्य पर काम किया है, औचित्य के बारे में कहा है, उस पर ध्यान दिया है, उसे भी हमें देखना चाहिए। क्षेमेंद्र के पूर्व उन्हीं के आचार्य अभिनवगुप्त ने भी वस्तुतः औचित्य पर जोर दिया था। अनौचित्य को छोड़कर काव्य में रसभंग का दूसरा कारण नहीं है, यही अभिनवगुप्त की मान्यता थी। यानी काव्य में रसभंग का, रस के भंग का सबसे बड़ा कारण अनौचित्य है। वैसे तो शुरू से ही औचित्य तत्व की महत्ता स्वीकार की गई थी। भरत, भामह, दंडी, वामन जैसे आचार्यों ने काव्य दोषों की विवेचना करते हुए औचित्यहीनता को एक महान दोष बताया था, लेकिन उन्होंने औचित्य के बदले दूसरी शब्दावली का प्रयोग किया था। एक काव्य तत्व के रूप में औचित्य शब्द का ही प्रयोग करने वाले प्रथम आचार्य रुद्रट थे, किंतु औचित्य की स्पष्ट व्याख्या देने वाले प्रथम विद्वान आनंदवर्धन हैं। यानी औचित्य शब्द का पहला प्रयोग रुद्रट ने किया था। औचित्य की स्पष्ट व्याख्या आचार्य आनंदवर्धन ने की थी। उन्होंने ध्वन्यालोक में 6 प्रकार के औचित्य माने हैं। रस औचित्य, अलंकार औचित्य, गुण औचित्य, रीति औचित्य, संघटन औचित्य, प्रबंध औचित्य। अभिनवगुप्त ने ध्वनिकार के इस मत को, यानी आनंदवर्धन के इस मत को पूर्ण प्रश्रय देते हुए उस पर विशेष जोर भी दिया। क्षेमेंद्र की यह विशेषता है कि उन्होंने इस विषय पर एक ग्रंथ ही लिखा था और औचित्य के स्वरूप का सूक्ष्म और सांगोपांग विवेचन किया। क्षेमेंद्र के ग्रंथ का नाम है औचित्य विचार चर्चा। आचार्य क्षेमेंद्र ने बहुत ही व्यापक तात्पर्य में औचित्य को ग्रहण किया था। पद, वाक्य, प्रबंध इत्यादि से संबंधित 28 औचित्य के भेद भी उन्होंने दर्शाए हैं। इन 28 भेदों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है शब्द संबंधी औचित्य। इसके अंतर्गत पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, परसर्ग तथा निपात से संबंध औचित्य की चर्चा है। दूसरा है चरित्र संबंधी। काव्य वर्णित पात्रों के चरित्र संबंधी वैशिष्ट्य का विवेचन इसके अंतर्गत है। पात्रों के स्वत्व, अभिप्राय, स्वभाव, प्रतिभा, विचार और नाम, इन बातों में औचित्य की जैसी दीक्षा की जानी चाहिए, इसका विवेचन यहाँ पर होता है। और तीसरा है काव्य शास्त्रीय तत्व। इसके अंतर्गत प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस और काव्य के अन्यान्य तत्वों की स्वाभाविकता देखी जाती है। चौथा है परिस्थिति संबंधी। काल, देश, कुल, अवस्था इत्यादि का औचित्य परिस्थिति संबंधी है। जैसा कि ऊपर सूचित किया गया है,
जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यह औचित्य मूल में स्वाभाविकता ही है। अंग्रेजी में इसे प्रोप्रिटी कहते हैं। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में इसकी चर्चा की थी। दूसरे भी अनेक विद्वानों ने प्रोप्रिटी की आवश्यकता और महत्ता स्वीकार की है। पोप ने कहा है, कविता में केवल उद्वेगकारी कर्णकटुता का अभाव पर्याप्त नहीं है। प्रत्युत भाव की प्रतिध्वनि के रूप में वर्ण का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के रूप में मलयानिल के बहते अवसर पर प्रयुक्त शब्दों में सुकुमारता तथा कोमलता होनी चाहिए। मंद प्रवाहित निर्झरणी का वर्णन और भी सुकोमल पदों में होना चाहिए, किंतु जब प्रचंड झंझा से भीषण उर्मियाँ किनारे से टकराती है, तब उसके वर्णन में ओजस्वी शब्दों से तुमुल प्रवाह का घोर गंभीर गर्जन ध्वनित होना चाहिए। तो इन सारे उदाहरणों से इन सारे उदाहरण औचित्य पर प्रकाश डालने वाले ही हैं। वस्तुतः औचित्य सिद्धांत से किसी भी संप्रदाय का विरोध नहीं है। यदि हम देखें तो हमारे जीवन में भी औचित्य का प्रथम स्थान है। औचित्यपूर्ण व्यवहार हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। काव्य शरीर के प्रत्येक अंगों में औचित्य की दीक्षा आवश्यक ही है। इस बात का विरोध कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे काव्य का प्राण तत्व मानना कदाचित ठीक नहीं है। पाठक के हृदय को छूने की शक्ति रस भावों के द्वारा ही काव्य में आती है। इसलिए उन्हें अर्थात रस भावों को ही रस भावों को ही आत्म तत्व मानना ठीक होगा। धन्यवाद।